नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। भारत का बजट ये खास पेशकश लेकर आज मैं आपके सामने हूं और बात करेंगे किसकी? रोजगार की, जिसकी गूंज हमें लगातार पूरे लोकसभा चुनाव में, मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस जिन्हें हम कहते हैं, उसमें भी नजर आई थी। और जब हम रोजगार की बात करते हैं, 2014 में जाते हैं, तब कहा गया था हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। लेकिन सरकार उनके आंकड़े पेश करने से कहीं ना कहीं गुरेज करती दिखाई दी है। और जो अलग अलग सामने आंकड़े आते हैं, उसमें बेरोजगारी की दर वो 8.5% के करीब झूलती हुई दिखाई देती है। यह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हैं। ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, पर यह बात और है कि अच्छे खासे बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी CMI के आंकड़ों को खारिज करते नहीं दिखाई देते हैं। सरकार या बीजेपी ऐसा करती कई बार दिखाई भी देती है। तो सरकार के आंकड़े क्या हैं? अब इसमें एक विरोधाभास भी आपके सामने आएगा। RBI क्लेम्स एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन, एक प्रक्रिया चल रही है, उसमें रोजगार के आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो RBI, सरकार का सेंट्रल बैंक, देश का सेंट्रल बैंक, वो कह रहा है 2021 के बाद 7 करोड़ 80 लाख रोजगार नौकरियां दी गई। 7 करोड़ 80 लाख। 21, 22, 23 और 24 अभी पूरा नहीं हुआ। 3.5 साल में ही 7.25 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार, यानी कि 2 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां सृजित की जा रही हैं। तो फिर ये युवा सड़कों पर हल्ला काटते क्यों दिख रहे हैं? ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, भरूच की और मुंबई की, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ दोनों तस्वीरों को सामने आए। भरूच में एक प्राइवेट होटल में, एक निजी होटल में 10 नौकरियां निकली। हजारों की तादाद में युवा वहां पहुंच गए और आलम यह कि बैरिकेड टूट गए और 2000 से कुछ ज्यादा नौकरियां निकली एयर इंडिया में। यह मुंबई की भी तस्वीर आपको दिखा दूं। और इनमें जो वो लोडर्स होते हैं ना, सपोर्ट स्टाफ, वो नौकरी थी। ऐसे नहीं कि कोई पायलट बना रहे हैं या स्टूवर्ड बना रहे हैं या एयर होस्टेस बना रहे हैं। उनके लिए हजारों की तादाद में 25-30 हजार लोग वहां पर खड़े हो गए कि भैया दे दीजिए हमें ये नौकरी। और उनमें BA, MA, BSc, MSc ऐसे लोग भी शुमार थे। तो अगर इतनी नौकरियां मिल रही हैं, तो फिर ये तस्वीर सामने क्यों आ रही है? हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन कहीं जॉबलेस ग्रोथ तो नहीं हो रही, कि नौकरियां सृजित नहीं हो रही हैं, लेकिन विकास दर आगे बढ़ रही है, यानी कि के शेप्ड रिकवरी। यानी और आसान कर दूं, अमीर और अमीर हो रहा है, कुछ तबके आगे बढ़ रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, आमदनी नहीं बढ़ रही है। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं RBI क्लेम्स के, इसमें एक खास बात क्या है? इसमें खास बात ये कि जो 19-20, ये 20-21 के आंकड़े, कोरोना काल चल रहा था, 4.25 करोड़ नौकरियां इजाद हो गई। 20-21 सबसे ज्यादा जब मार पड़ रही थी, 3 करोड़ 10 लाख नौकरियां। लोग तो सड़कों पर घूम रहे थे, नौकरियां कट रही थी, छट रही थी, तनख्वाहें घट रही थी, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर वर्कफोर्स रिडक्शन हो रही थी, लोग अपने गांव देहात वापस जा रहे थे। और यहां बताया जा रहा है कि उस दौरान दरअसल 4.25 करोड़ और 3 करोड़ 10 लाख अगर आप जोड़ेंगे तो ये 7.25 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा हो जाता है। तो ये 8.4% या 8 से ऊपर कंसिस्टेंटली क्यों रह रही है बेरोजगारी दर?
और इसी से जुड़ जाता है बजट का सवाल भी। जब 23 तारीख को अपना 7वां और मोदी 3.0 या एनडीए 3.0 की सरकार जब अपना बजट पेश करेगी तो उसमें बेरोजगारी को एड्रेस करती दिखाई देगी क्या सरकार? क्योंकि भाई बजट क्या होता है, कहां खर्चा करेंगे और आमदनी कितनी है, खर्च कहां करेंगे, कहां पैसा लगाएंगे, तो वहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, वहां पर संभावनाएं खुलेंगी रोजगार के कि इस क्षेत्र में हम ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो वहां पर नौकरी देने, रोजगार सृजित करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। कॉमन सेंस की बात है। वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? और सरकार क्या बेरोजगारी को एक समस्या मानती दिखेगी भी क्या? इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ हैं। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक। प्रोफेसर अखिल स्वामी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक और जाने माने अर्थशास्त्री, और अर्थशास्त्री भी हैं और साथ ही साथ सीए भी हैं। और आज ये दिल्ली में स्टूडियो में नहीं है मेरे साथ, पानीपत में हैं। शरद कोहली भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो रोजगार या बेरोजगारी में कहूं कोई समस्या है भी, या सरकार ये आंकड़े देकर काम चला लेगी, या रोजगार सृजित नहीं करेंगे तो जिस विकास की राह पर हम गैलप करना चाहते हैं, सर पर दौड़ना चाहते हैं, वहां पर स्पीड ब्रेकर आ जाएंगे? प्रोफेसर कुंडू। संदीप जी, अच्छी बात है कि आपने शुरुआत में आंकड़ों पर हमारा ध्यान लेके गए। अर्नल्ड रसल ने कहा कि सांख्यिकीय जानकारी, अवेयरनेस अबाउट स्टैटिस्टिक्स, ये जो है नागरिकता के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। हाँ। अगर नागरिकता के लिए न भी हो, एटलीस्ट राजनीतिक नेताओं के लिए ये जरूरी है कि आंकड़ों को वो सही ढंग से समझें, और पत्रकार भी समझें। समझिए, ये नहीं सरकार की बोली राग दरबारी बन जाए, सरकार ने जो राग अलापा उसके सुर में सुर मिलाने लगे। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकारी नेता जो हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, वो अपने सुविधा अनुसार सोर्सेस को कोट करते हैं। और वो कहते हैं ना कि स्टैटिस्टिक्स दिखाता कम है, छिपा ज्यादा लेता है, जब तक आप अंदर नहीं घुसेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीएमआई के डेटा को प्राइवेट कह के टालने वाले जो नेता हैं, अक्सर मैंने देखा है जब उनके नैरेटिव को सपोर्ट करता है तो उसी को कोट करते हैं। तब वो आईएमएफ को भी कोट करते हैं, तब वो वर्ल्ड बैंक को भी कोट करते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय अगर हाईएस्ट लेवल पे भी क्लेम्स डेटा को कोट किया जा रहा है तो मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री ने भी किया जब वो मुंबई में थे। 29,700 करोड़ की परियोजनाएं, वो आजकल हमारी आदत होगी नहीं, सौगात दी, अरे प्रधानमंत्री थोड़ा दे रहे हैं, हम पैसे देते हैं, वो एक आवंटन हुआ है। पर उसमें ये ताल ठोकी गई कि 8 करोड़ रोजगार दिए हैं हमने। बिल्कुल सही है। देखिए, प्रधानमंत्री के बयानबाजी पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने इलेक्शन के दौरान भी कुछ बयानबाजी की। हम लोगों ने न तो डेटा के बारे में पूछा कि किस आधार पर, ना उनका जवाब आया। लेकिन ये जो उनका बयान है, इस पर निश्चित रूप से एक डेटाबेस है और उसकी रेस्पेक्टेबिलिटी है। क्लेम्स का जो प्रोजेक्ट है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू हुई 2009 में। वो लोकेट हुई दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। हमारे देश के बड़े ऊपर ऊंचे दर्जे के अर्थशास्त्री इक्रियर में, वो भी उन्होंने सपोर्ट किया। इस समय आरबीआई में वो लोकेटेड है, एसबीआई उस पर काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ डेटा है, लेकिन ये कैसे डेटा है जो ग्राउंड रियलिटी के कोरोना काल में 7 करोड़ रोजगार इजाद हो गए। बिल्कुल, फिर तो देश में बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए। तो मैंने ये डेटा को गहराई से देखने की कोशिश की। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी को भी मैं कोट करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। वहां अमित बसोले अच्छी रिसर्च करते हैं। उनका कहना है कि 18 से 24 साल की उम्र के जो हमारे ग्रेजुएट लड़के हैं, डिप्लोमाधारी हैं, वहां बेरोजगारी की दर इस समय 42.3% है। मैंने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के और वो सिटीज नाम का एक संस्था है, उसके भी क्रिटिकल एनालिसिस मैंने देखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कोरोना काल में भी रोजगार बढ़ा था, इसका आधार क्या है? आपको ये बताना चाहूंगा कि गरीब आदमी बेरोजगार नहीं रहता। कोरोना काल में भी गरीबी इतनी हो गई थी कि लोग रोजगार ढूंढने के लिए कुछ भी काम करने को तैयार थे। इसीलिए जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जो 2017 से शुरू हुई है, वो 2020 में भी दिखाता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अब क्लेम्स का अब एक दिलचस्प बात पे आते हैं और कई दर्शकों को बड़ा ताज्जुब होगा
जो बात मैं कहने जा रहा हूं, भारत सरकार का जो पैमाना है, अभी क्लेम्स का पैमाना भी आप बताना, भारत सरकार का पैमाना ये है कि हफ्ते में एक दिन में 1 घंटा भी काम मिल गया तो मतलब आपके पास रोजगार है। 1 घंटा काम कर लिया, रोजगार है। यही पैमाने पर कहा जा रहा है कि 4 करोड़ 20 लाख रोजगार सृजित हो गए थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीएलएफएस डेटा का जो मेथोडोलॉजी है, अरे भैया 1 घंटे काम कर लिया, हफ्ते में मेरे पास रोजगार हो गया। देखिए, अगर आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं तो जितना रोजगार जनरेट हुआ है उसमें से 60% हाउस होल्ड बेस्ड अनपेड जॉब्स थे। महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट मिला, क्योंकि देखिए गरीब आदमी बेरोजगार नहीं रह सकता, उसे काम करना है जिंदगी चलाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए। इसीलिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो दिखाता है कि कोरोना काल में मनरेगा का बजट तो 26,000 करोड़ घटा दिया जाता है। 6-8 महीने में वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद किसी को दिए नहीं जा सकते। हम कह रहे हैं नहीं, रोजगार बढ़ रहे थे। चलिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नहीं, मेरा पॉइंट ये है, देखिए सरकार जो कदम उठाती है, ऐसी बात नहीं है, सरकार संवेदनशील होती है, पर इन आंकड़ों को कवच ना बनाकर दरअसल इनकी तह में हकीकत जो है उसको भी तो हमें मानना होगा, या शत्रुमुर्ग बने रहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष इसका वादा था, और पिछले 3 सालों में वो दिखा रहे हैं कि ये हुआ है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार के रोजगार आए। और ये सही है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो एक ऑथेंटिक सोर्स है, सरकारी सोर्स है, उससे पता चलता है कि 2 करोड़ रोजगार सृजित हुए, लेकिन किस कैटेगरी के थे। जैसे आपने बताया कि अनपेड डोमेस्टिक वर्क, जो अपने महिलाएं अपने हस्बैंड के साथ में काम कर रहे हैं, बाहर नौकरी नहीं मिल रही है, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, आप हाउस होल्ड में ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसको भी हम लोग काम। सर एक चीज बताइए, कोई मुझे पूछने आएगा, मैं निठल्ला बैठा हूं घर में, काम धंधा मेरे पास है नहीं, वो कहे कुछ काम धंधा करते हो कि हाँ मिल जाता है, थोड़ा बहुत कर लेता हूं, तो मैं रोजगार वाली एम्प्लॉयड कैटेगरी में आ गया ना। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, या एम्प्लॉयमेंट कितनी है? एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आ रहा है हमारे पास, उसमें प्रिंसिपल स्टेटस और सब्सिडियरी स्टेटस दोनों इंक्लूडेड हैं। और आपने जैसे बताया, सब्सिडियरी स्टेटस का मतलब यह है कि कोई भी दिन अगर आपने काम किया है तो आपको एम्प्लॉयड माना जाएगा सब्सिडियरी स्टेटस से। तो इस डेटा का इस्तेमाल किया है क्लेम्स ने। तो हम डेटा पर ही खेलते रहेंगे या जमीन पर जो हो रहा है उसे हम मानने को भी तैयार होंगे? आप जाने माने सीए भी हैं, शरद कोहली, देखिए ये बहुत सारे क्लेम्स, इनफॉर्मल सेक्टर की बात होती है, बेटर जो कानून है उनका अमल भी कई बार की 10 आदमियों की कंपनी है, उसमें पीएफ आएगा नहीं आएगा, 20 की है, वो बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के चलते जो लोग पहले ही नौकरी कर रहे थे अब वो खातों में या आंकड़ों में भी दर्ज हो रहे हैं। क्या एक हकीकत ये भी है जब ये आंकड़े पेश किए जाते हैं? संदीप, पहले तो मैं क्षमा मांगूंगा, आज स्टूडियो नहीं पहुंच पाया, किसी अनिवार्य कार्य से मुझे दिल्ली से दूर रहना पड़ा, आज शाम तक वापसी होगी। आपने एक बात काम की कही कि कोई हफ्ते में अगर 1 घंटे भी काम करता है उसको रोजगार मिला हुआ मान लिया जाता है। 4 कैटेगरीज में हम अर्थशास्त्र में बांटते हैं संदीप। पहला, जिन लोगों को नौकरी मिलती नहीं। दूसरा, जो नौकरी करना चाहते नहीं। इसमें महिलाएं, मैं आपको बता दूं कि कुल 24% महिलाएं देश की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं, बाकी महिलाएं काम नहीं करती हैं। तो पहला, नौकरी मिलती नहीं। दूसरा, जो काम करना चाहते नहीं। तीसरे, वो जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब एक किसान के घर में 5 आदमी है, 2 एकड़ का खेत है, सब पांचों उसी में लगे हुए हैं, साल की 2 लाख की कमाई है, 1 लाख की कमाई है, सब लोग उसी में, सब समझते हैं हमें रोजगार मिला हुआ है। और चौथी कैटेगरी है अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड होता है जो आपने जिक्र किया कि अगर हफ्ते में 1 घंटे भी काम मिलता है तो हम उसको रोजगार मिला हुआ मान लेते हैं। इन आंकड़ों में, जो आंकड़े आरबीआई क्लेम्स की रिपोर्ट में आए हैं, इसमें वो चौथी कैटेगरी भी इंक्लूडेड है। पहले तो ये समझिए। दूसरा, एक कड़वा सच संदीप ये है कि अमेरिका में आपने देखा होगा, आप तो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को खूब ट्रैक करते हैं, अमेरिका में आप रियल टाइम में भी बेरोजगारी के आंकड़े ट्रैक कर सकते हैं। मिलते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन रिलीज होते हैं, यहाँ कोई डेटा ही नहीं है। जी हाँ, रियल टाइम में। मुझे लगता है कि अगर आपको समस्या का समाधान करना है तो पहले बीमारी को पकड़ना पड़ेगा। तो आपको एक ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट पैरामीटर बनाना पड़ेगा, और खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, जो कि 94-95% आपकी अर्थव्यवस्था का है। तो जब तक आप बीमारी को डायग्नोज नहीं करेंगे,
तो आप बीमारी का इलाज कैसे करेंगे? ये बहुत नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। और ये तस्वीरें आज से नहीं, जो भाई तस्वीरें हैं, वो कहते हैं कि झूठ नहीं बोलती, बोल देती हैं। आजकल बहुत कुछ ऑल्टरिंग होती है, बहुत कुछ खेल हो जाते हैं तस्वीरों के साथ। फैक्ट चेक हमेशा करना चाहिए दर्शकों को, ये मैं बिल्कुल मुफ्त की सलाह दूंगा। लेकिन जो भड़ूच में हो रहा है, या मुंबई में हो रहा है, या हमने उत्तर प्रदेश में होते देखा, बिहार में होते देखा, कोई इम्तिहान होता है, ट्रेनें भर जाती हैं, होटलों में, बसों में कोई पैदल ही जा रहा है, जो ये मार मचती है, अगर इतने रोजगार सृजित हो रहे हैं, ये मार क्यों मची हुई है? मैं एक और कड़वा सच संदीप इसका बताता हूं। मैं क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ हूं, अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हुआ हूं, और वहां पर दर्जनों कंपनी आज मेरे पास ऐसी हैं संदीप, जो ये कहती हैं कि हमारे यहाँ सैकड़ों के हिसाब से रिक्त स्थान है, वैकेंसीज हैं, पर हमें ट्रेंड मैन पावर नहीं मिलती। मतलब जिस काम के लिए हमें व्यक्ति चाहिए, उस काम को सीखा हुआ आदमी हमें नहीं मिलता है। तो स्किल डेवलपमेंट, मुझे लगता है आपने बजट का परिप्रेक्ष्य रखा है, तो फोकस इस बजट में स्किल डेवलपमेंट पे अगर ना हुआ, तो आप बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व करने से फिर दूर रह जाएंगे। कौशल विकास जिसको कहते हैं, आपको याद होगा, आप तो खूब ट्रैक करते हैं कि कौशल विकास मंत्रालय बना हुआ है। पीछे एक मंत्री साहब को सैक भी किया गया था, क्योंकि कौशल विकास का जो परफॉर्मेंस था मंत्रालय का, वो बहुत अच्छा नहीं था। तो स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास के कितने मंत्री हो चुके हैं? 2015 में ये मंत्रालय बनाया गया था। ये अच्छे खासे पत्रकारों को हमारा काम होता है, हम भी नहीं बता पाएंगे कौशल विकास मंत्री कौन है। और प्रोफेसर अखिल स्वामी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल विकास की भी अगर हम बात करें, हम बहुत सारे नारों में बंद कर रह जाते हैं क्या? स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। अब स्टार्टअप ये तो अंतरराष्ट्रीय तजर्बा हमें बताता है 10 में से 9 तो बैठ जाते हैं स्टार्टअप्स। हम स्टार्टअप कल्चर पे इतने बुलिश हो रखे हैं कि उसको मैं क्या कहूं। अब जो बात आती है स्किल इंडिया की, 1,37,00,000 लोगों का कौशल विकास किया गया, सरकार के आंकड़े। नौकरी मिली 22 लाख को। जितनों का कौशल विकास कर रहे हैं, उतनों को नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। और यहां पर आरबीआई क्लेम्स का डेटे के जरिए क्लेम किया जा रहा है 8 करोड़ रोजगार मिल गए। तो काहे परेशान हो रहे हो प्रोफेसर अखिल स्वामी? देखिए संदीप जी, असल में जो समस्या है वो ये है कि एक अगर जो डिमांड क्रिएटर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन हो। अब ये डिमांड क्रिएटर्स कौन है? एक तो एम्प्लॉयर है जो कि प्राइवेट सेक्टर है, पहले हुआ करता था पीएसयू, तीसरा हुआ करता था सरकारी, बिल्कुल जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिक्रूटमेंट्स किया करते थे। इनके अंदर एक कंपटीशन होता था। मकसद पीएसयूज का और गवर्नमेंट सेक्टर का अलग होता था, प्राइवेट सेक्टर का अलग होता था। जो मेधावी लोग होते थे, जो कंपटीशन में पास कर जाते थे, वो सरकारी या पीएसयूज में चले जाते थे। और क्योंकि वहां अच्छी तनख्वाहें मिलती थी बच्चों को, कंपटीशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर को भी अच्छी तनख्वाहें रखनी पड़ती थी और लोगों को नौकरी भी देनी पड़ती थी। अब आपने अपने जो पूरी आर्थिक स्थिति है उसको इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया कि 70-80 लाख आप नौकरियां, सरकारी नौकरियां नहीं भरेंगे, पद नहीं भरेंगे, पीएसयूज को प्राइवेटाइज कर देंगे। जब हर चीज को प्राइवेटाइज कर देंगे तो मोनोपोली क्रिएट होगी कि नहीं होगी? नहीं, पर सारी नौकरियां सरकार नहीं दे सकती है ना प्रोफेसर अखिल स्वामी। सारी नौकरी सरकार थोड़ा दे सकती है। नहीं संदीप जी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर बिहार के अंदर 1 साल पहले 3-3.5 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है, तो पूरे हिंदुस्तान में 60-70 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है। अगर सरकारी ही नौकरी मिल जाए तो कम से कम वो एक गैप पूरा होगा। और जब 70-80 हजार की तनख्वाह मिलेगी सरकारी नौकरी में लो बच्चों को, तो बाकी लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाएंगे। अच्छा, ये जो कहा अभी कोहली साहब ने कि साहब उनके अंदर क्षमता नहीं है, हमारे बच्चों के अंदर। आईटी के बच्चे अगर 35-37% को नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये कौन सा कौशल विकास की हमारे आईटीज के अंदर कमी पड़ गई? वास्तविकता यह है क्योंकि आपने हर चीज को प्राइवेटाइज कर दिया है, और प्राइवेटाइज करके आप चाहते हैं कि मोनोपोली क्रिएट। देखिए, हमारे असल में जो नेतागण हैं वो विदेश यात्रा करते हैं, विदेश में बड़ी बड़ी सड़कें देखते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखते हैं।
अरे वहां पॉपुलेशन नहीं है, हिंदुस्तान की समस्या बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो चाहिए। हमें जो अपनी, पंडित नहीं जवाहरलाल नहीं, सही नेहरू ने बात किया। कह रहे हैं, हमें अपनी समस्याओं के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी। अगर हम रणनीति बना रहे हैं और बजट देखिए पुश देता है ना कुछ इलाकों की, यहाँ पे हम निवेश करेंगे, इसका हम जो बजटरी एलोकेशन है इस सेक्टर का आगे बढ़ा देंगे। सेक्टर्स कौन से हैं जो नौकरियां दे सकते हैं? एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये मेक इन इंडिया जो सपना 2015 में हमने देखा कि 25% हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी का पुट मैन्युफैक्चरिंग से आना चाहिए, वो 15 से नीचे घुस गया, उल्टा हो गया। तो ये पुश जो देने के सेक्टर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, एक रियलिटी, क्या उसके लिए कैलिब्रेटेड एक अप्रोच, एक चरणबद्ध नीति बनाने का काम भी हम देख सकते हैं क्या? इज इट अबाउट टाइम? मैं बिल्कुल ये सेक्टर्स पे आ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि कोहली साहब ने बताया कि तरह तरह के रोजगार हैं, अलग अलग कैटेगरी के, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए रियल डेटा की ज़रूरत है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आंकड़े हमारे पास हैं, हम जानते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लेम्स ऐसा डिफाइन करता है जिसमें सब्सिडी एम्प्लॉयमेंट भी जोड़ा हुआ है, तब आपको ऐसे आंकड़े मिलेंगे कि 20 मिलियन जॉब जो है एक साल में जनरेट हो रहे हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी इस वक्त बजट को लेकर ही क्या मांग है उनकी, वो थोड़ी उसकी तफसील दे रही हैं, सुनते हैं। मैं केंद्र सरकार से ये जानना चाहती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली वालों ने ऐसा क्या गुनाह किया है। दिल्ली वाले मेहनत करते हैं, दिल्ली वाले अपने शहर को और आगे लेके जाते हैं, दिल्ली वाले व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस चलाते हैं, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। दिल्ली वाले ईमानदारी से इनकम टैक्स भरते हैं, समय से पहले इनकम टैक्स भरते हैं। 2,07,000 करोड़ का इनकम टैक्स भरते हैं। फिर भी दिल्ली वालों को अपने शहर के लिए, अपनी दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार से 1 रुपया नहीं मिलता। अगर आप देखने जाइए तो केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों को उनकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए कितना पैसा देती है। उत्तर प्रदेश को 13,432 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए। महाराष्ट्र को 7,115 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए। बिहार को 6,079 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को। लेकिन दिल्ली वाले जो 2,07,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं, उनको 1 रुपया भी अपने एमसीडी के लिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए नहीं मिलता। तो ये तो कंपीटिंग डिमांड्स होंगी। अभी तो देखने वाली बात ये भी होगी प्रोफेसर कुंडू कि चंद्रबाबू नायडू क्या मांगते हैं, नीतीश कुमार क्या मांग रहे हैं। पर इस कंपीटिंग डिमांड में हम इधर उधर नहीं होंगे। ये डिमांड्स तो हैं, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार सृजित हो सकते हैं, वहां क्या कोई पुश मिलता दिखेगा। एक खतरा है क्या, रियल क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है जॉबलेस ग्रोथ, ये बिल्कुल जो हमारे देश के सामने मुंह बाय खड़ा है। ये बिल्कुल रियल प्रॉब्लम है। बट लेकिन अपनी बात मैं खत्म कर दूं, सांख्यिकी का जहां तक सवाल है, हमारा इकोनॉमिक सेंसस, उसमें ये सारे आंकड़े अवेलेबल होते कि कौन कितना काम कर रहा है, उसकी क्या कैपिटल इंटेंसिटी है। लेकिन आपको पता है कितने पैसे लगे इकोनॉमिक सेंसस के लिए, 7th के लिए 1,000 करोड़, और उसको डंप कर दिया गया। वो आंकड़े हमारे पास नहीं है क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम। बताइए, 1,000 करोड़ खर्चा करने के बाद डेटा और डेटा की क्रेडिबिलिटी देश की साख पर, आर्थिक साख पर बट्टा लगा रही है। और इसी कारण हमको पीएलएफएस का डेटा लेना पड़ रहा है, जिसमें आपने सब्सिडी और सबसे बड़ा को पुश जोड़ आपको दिया। कहां लगता है? देखिए, सरकार का 205 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज भी हो चुका है, पर किस सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पुश देना चाहिए? एक सेक्टर अगर आप ये बहुत ही अहम मुद्दा है। हम जानते हैं कि एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, हाँ, PLIs, उसमें 14 इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है जो
फ्रंटियर पे है। जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जिसमें हमारी ज़रूरत है। ड्रोन्स बनाने की जो नई टेक्नोलॉजी से लिंक है, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पर इंसेंटिव्स दे रहे हैं। और मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दिक्कतें हैं, हमें इस वक्त थोड़ी सी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ हमें ध्यान देना होगा। शरद, आपकी निगाह में कहां ध्यान देना चाहिए? मैं पॉइंटेड यहां पर रिकमेंडेशन चाहूंगा। बिल्कुल पॉइंटेड संदीप। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मेक इन इंडिया को रफ्तार देनी पड़ेगी, और बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार खर्च कर रही है उसको और ज्यादा रफ्तार देंगे। अगर सबसे ज्यादा रोजगार पिछले सालों में बने हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बने हैं। मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे ये दो सेक्टर्स रहेंगे संदीप, जो कि सबसे ज्यादा रोजगार। ठीक है प्रोफेसर अखिल स्वामी, 30 सेकंड है आपके पास। कहां पर ध्यान देना होगा, कहां रोजगार सृजित हो सकते हैं? देखिए, दो चीजें अगर सरकार कर दे, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक, एमएसपी की गारंटी दे दे। किसानों की आमदनी अगर 60%, देश की जनता की आमदनी बढ़ेगी। शहर में जो अर्बन स्लम्स बन रहे हैं, ये वापस गांव के अंदर जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट कम होगा। और दूसरा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के ये जो 14-15 लाख करोड़ माफ होते हैं, इसको बंद किया जाए, इन कॉर्पोरेट्स को जेल के अंदर भेजा जाए और गरीब आदमी को सुविधा दी जाए, देश की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड वो ये जब हम एंटी कॉर्पोरेट इतना जोर का रेटरिक करने लगते हैं, पैसा कमाना कोई गलत चीज नहीं है, पर उन पर सारा ध्यान ना होकर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए। और नौकरियां सिर्फ सरकार नहीं सृजित कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर को भी कदमताल करनी होगी। तो इस चुनौती को कैसे पार पाटेंगी निर्मला सीतारमण, या कहीं शतुर्मुर्ग तो नहीं बन जाएंगी? 23 तारीख को ये भी सामने आ जाएगा।